मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहजहांपुर में रखेंगे आधारशिला। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में बनेगी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी। गंगा एक्सप्रेसवे होगा 6 लेन चौड़ा, जिसका भविष्य में 8 लेन तक का किया जाएगा विस्तार। 18,55,000 वृक्षारोपण करके बनेगा ग्रीन एक्सप्रेसवे। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से 155 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण। योजनाओं में प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 13 शाखाएं और 28 नए गोदाम हैं शामिल। भाजपा चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर कर रहे हैं गठबंधन को मजबूत। और आगरा में नदी उत्सव 2021 का हुआ शुभारंभ। स्कूली छात्रों ने नुक्कड़ नाटक कर दिया स्वच्छता का संदेश। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब जिलों से समाचारों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से गुजरते हुए प्रयागराज को जोड़ेगा। आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्ण होने के साथ ही ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा होगा, जिसका भविष्य में 8 लेन तक विस्तार किया जा सकेगा। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है। भारत में लगभग 62.16 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो लंबाई के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 दशक पहले आधुनिक भारत में उच्च गुणवत्ता वाली सड़क नेटवर्क परियोजनाओं की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दृष्टि को समेकित कर देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ा रहे हैं। पहले चरण के तहत भारतमाला परियोजना में लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों के विकास की योजना है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और ऐसे में भारतमाला परियोजना यहाँ के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर एक्सप्रेस वे तक राज्य सड़क संपर्क में नए मानक स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 2,99,604 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। अगर हम राज्य की प्रमुख एक्सप्रेसवे की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का एक प्रमुख उदाहरण है। ये लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग से शुरू होकर उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर समाप्त होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 जगहों को भी चिन्हित भी किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इन एक्सप्रेसवे किनारे जो शहर बसे हैं, उन शहरों में फूड प्रोसेसिंग, दूध से जुड़े उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण, इनसे जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ने वाली है। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तकरीबन 302 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना 31 दिसंबर 2015 को शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2021 को यातायात के लिए खोल दी गई थी। यह 96 किलोमीटर लंबा 14 लेन एक्सप्रेसवे 7500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये तकरीबन 296 किलोमीटर लंबी 4 लेन परियोजना है,
जो चित्रकूट से शुरू होती है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर समाप्त होती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा ही। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे यहां रोजगार के हजारों अवसर तैयार करेगा और यहां के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों उनके जैसी सुविधा से जोड़ेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड परियोजना तकरीबन 91 किलोमीटर लंबी है, जो गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में ही गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 6 लेन गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले में NH 334 से शुरू होकर प्रयागराज पर समाप्त होगा। इसके अलावा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना गौतम बुद्ध नगर तक जाएगा। आइए आपको ले चलते हैं शाहजहांपुर, जहां हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। अनुज, हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन इसकी क्या खासियत है? देखिए, अब जितने भी गंगा एक्सप्रेसवे सहित जितने भी अभी तक एक्सप्रेसवे बने हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि जहां जहां से जिन जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे निकलते हैं, वहां पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाता है। वहां पर भंडारण, चाहे किसान कृषि से जुड़े हुए उत्पाद हो, उनका भंडारण हो, कोल्ड स्टोरेज वहां पर बनाए, ये इस तरह की गतिविधियां की जाती हैं ताकि उस इलाके का, जिस जिले के अंदर वहां का कोई उत्पाद है, अगर उसको व्यापार की जरूरत है, मार्केट की जरूरत है, उनको बढ़ावा मिले। इस तरह की कोशिश की जाती है कि एक्सप्रेसवे ना सिर्फ वाहनों को रफ्तार दे, बल्कि वहां का जो उत्पाद है, वहां की जो फेमस चीजें हैं, या फिर वहां पर किसानों का जो चाहे गेहूं होता हो, चावल होता हो, वो दूसरे राज्यों तक पहुंचे। ये कोशिश रहती है कि वहां के लोगों का विकास भी हो। ऐसे कौन से जिले हैं अनुज जहां से एक्सप्रेसवे गुजरेगा और वहां के लोगों को इसका क्या फायदा होगा? देखिए, ये गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर की धरती से रखने जा रहे हैं, तो ये मेरठ से शुरू होगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं। मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर की तरफ ये आगे जाएगा, अमरोहा होते हुए प्रतापगढ़, रायबरेली और फिर ये प्रयागराज तक जाएगा। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि 12 जिलों को ये कनेक्ट करेगा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक तरीके से कहीं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक काफी डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को कम करेगा। अभी जितना समय लगता है उसको कम करेगा। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं ना सिर्फ इन 12 जिलों को, बल्कि अगर हम मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके आगे हरियाणा का इलाका जुड़ता है। अगर हम बात करें तो उससे पहले हरिद्वार जो उत्तराखंड के अंदर आता है, तो ये कई जिलों के साथ साथ कई राज्यों को जोड़ने का काम भी आसान करेगा। जी अनुज, गंगा एक्सप्रेस वे को बनाने में कितनी लागत आएगी और कब तक ये बनकर तैयार होगा? देखिए, करीब 36,230 करोड़ रुपए इसे बनाने में इसकी लागत आएगी, क्योंकि सबसे खासियत इसकी ये है कि शाहजहांपुर के अंदर 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी का भी निर्माण होगा। और अब जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उन सभी में हवाई पट्टी का निर्माण इसलिए किया जाता है कि आने वाले समय में जो सेना है वो भी अपनी इमरजेंसी लैंडिंग जो है इन हाईवेज पे, एक्सप्रेसवेज पे करा सकती है। जहां तक इसकी समय सीमा की बात करें तो 2024 और 25 के बीच में को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। धन्यवाद अनुज। आंकड़े दिखाते हैं कि देश के लगभग 31% जनसंख्या शहरों में रहती है। शहरों का विकास देश के विकास का आईना होता है। ईज ऑफ लिविंग के लिए सुविधाओं के साथ साथ शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जाना चाहिए। जन भागीदारी के जरिए इन्हें स्वच्छ और स्वस्थ बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया और कई सुझाव देश के विभिन्न राज्यों से आए मेयरों से साझा किए। भविष्य के शहरों के निर्माण से न्यू अर्बन इंडिया बनाने में जुटा है भारत। इसके लिए सभी को मिलकर इसे अभियान का रूप देकर शहरों को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाना होगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री ने शहरों को अर्थव्यवस्था के विकास का वाहक बताया। वाराणसी में किए गए नवीकरण कार्यों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अधिकतर शहर पौराणिक हैं। आधुनिकता के इस युग में इन शहरों की पुरातनता भी महत्वपूर्ण है और इन मायनों में काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का रोल मॉडल बन सकता है। काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोड मैप बन सकता है। हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर ही है, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता में भी उतनी अहमियत है। हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास के हर तबारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपशिष्ट प्रबंधन राजस्व मॉडल पर काम करने के लिए जोर दिया। वहीं स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में बढ़ने के लिए जन भागीदारी को बढ़ाने की अपील भी प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने नए शहरी भारत की परिकल्पना को दिव्यांग जन हितैषी बनाने के अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सशक्तिकरण के प्रयास पर भी बल दिया। आप सभी मेयर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की स्पर्धा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे, आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा। ये संकल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहर की अनूठी पहचान को बढ़ावा देने, स्वतंत्रता संग्राम पर प्रतियोगिताएं कराने, शहरों का जन्मदिन मनाने की बात कही। साथ ही नदियों वाले शहरों को नदी उत्सव मनाने का भी सुझाव देते हुए नदियों को शहरी जीवन के केंद्र में वापस लाए जाने पर जोर दिया। सम्मेलन में गुजरात के शहरी विकास मॉडल को प्रस्तुत किया गया। साथ ही यूपी में शहरों की कायाकल्प बदलने के लिए उठाए गए कदमों को भी रखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी और देश के शहरों में हो रहे विकास को रेखांकित किया। पिछले 7 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी ने विकास की जिस एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उन स्थितियों में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए 120 महापौर इस व्यवस्थित विकास के इस मॉडल को देख करके, इसको अपना करके और अपने अनुभव को भी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा करके विकास के सस्टेनेबल मॉडल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण ही उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में बेस्ट स्टेट से सम्मानित किया गया। ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कमिटेड प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। सम्मेलन में भाग ले रहे मेयर्स ने इसे नए विचारों से रूबरू होने का सुनहरा अवसर बताया। काशी में मिली नई ऊर्जा से नव निर्माण करने का संकल्प उन्होंने जताया। यहाँ आकर वाकई जो हमने सुना था दिव्य काशी, नवीन काशी, भव्य काशी, यहाँ आकर बहुत एहसास हुआ। वाराणसी शहर कितना सुंदर है। मैं पहली बार आई हूँ और जब मैं रात को देख रही थी इतनी लाइटिंग थी और मजा आ रहा था देखने का। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में अलग अलग राज्यों के मेयर भाग ले रहे हैं और सम्मेलन का विषय है नया शहरी भारत। बदलते वक्त के साथ शहरों में लोगों की रिहाइश आसान बनाने के लिए सिटीज को अधिक सस्टेनेबल और स्मार्ट बनाने जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति जैसे बिंदुओं पर 3 दिनों के सम्मेलन के दौरान गौर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से 155 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं और 1,40,000 मीट्रिक टन की क्षमता के 28 नए गोदाम शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों पर भी हमला बोला और कहा कि जातिवाद और परिवारवाद के आधार पर चलने वाली पार्टियां जनता का भला कभी नहीं कर सकती। उन्होंने भाजपा की राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार की नीतियों की प्रशंसा की और विश्वास दिलाया कि कोऑपरेटिव बैंक के आधुनिकीकरण से किसानों को लाभ होगा। अगर एक पैक्स में आप कंप्यूटराइजेशन कर देते हो तो इसके अंदर घपला करने की व्यवस्था कोई बचती ही नहीं है, और होती है तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक कंप्यूटर घड़ी होती है। कंप्यूटर के अंदर एक घड़ी होती है, कब डेटा को बदला गया वो तुरंत ही फोरेंसिक जांच में बता देता है। तो किसी के मन में करने का कुछ हो तो वो भी समझ जाए कि करना इतना सरल नहीं है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी ये तय किया है कि देश के सभी पैक्स 65,000 पैक्स कंप्यूटराइज किए जाएंगे। सभी को एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। पैक्स को जिला कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा, जिला कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड से एक साथ जोड़ने का काम हो जाएगा। तो पैक्स से लेकर नाबार्ड तक पूरा किसानों को फाइनेंस करने वाला एग्रीकल्चर फाइनेंस का हमारा जो त्रिस्तरीय खाका है उसका पूर्ण कंप्यूटराइजेशन करने का काम मोदी जी ने हाथ में लिया है। कुछ ही समय में इस पर फैसला कर इसकी घोषणा होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लखनऊ में सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के 27 राज्यों से आए 3,000 से अधिक सहकार भारती से जुड़े प्रतिनिधि गणों को संबोधित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि सहकार भारती का उद्देश्य सहकारिता को मजबूत करना है। सहकारिता की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव तक सहकारिता को पहुंचाना है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही सहकारिता से जुड़ी नई नीति लाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। एग्रीकल्चर फाइनेंस में लगभग 19% से 22% शेयर कोऑपरेटिव्स का है। खाद के वितरण में 35% शेयर कोऑपरेटिव का है। खाद के उत्पादन में 25% शेयर कोऑपरेटिव का है। चीनी के उत्पादन में 31% शेयर कोऑपरेटिव का है। दूध की खरीदी और उत्पादन में लगभग 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। गेहूं की खरीदी की व्यवस्था में 13% और धान की खरीदारी में 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। मैं इसलिए बताता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से देश की चल रही है, जो देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही है। कि देश के अर्थतंत्र को गति देने में आने वाले दिनों में सहकारिता का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है। और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तो सहकारिता आंदोलन के अलावे सिद्ध ही नहीं हो सकता। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल अपने लखनऊ दौरे पर पहुंचे। प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी और रमाशंकर पटेल ने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। सूचना प्रसारण मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर सरकार और संगठन के लोगों के साथ संवाद स्थापित करके 2022 के चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। आने वाले चुनाव में किस तरह का चुनाव लड़ा जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आए, इसको लेकर वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने दूरदर्शन, आकाशवाणी और पीआईबी के अधिकारियों से मुलाकात की। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को विजय रथ यात्रा लेकर रायबरेली की बछरावा विधानसभा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने बछरावा कस्बे में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर सरकार को घेरा। बछरावा के बाद उन्होंने हरचंदपुर विधानसभा के गुरबख्शगंज और सरेनी विधानसभा के लालगंज में भी जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कल कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की। शोभा करंदलाजे ने विश्वास जताया कि प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2014-2019 का लोकसभा इलेक्शन में वो पूरा नाटक किया था। ये ड्रामा नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में, इधर चलेगा मोदी जी और योगी जी का जोड़ी। ये जोड़ी से हम जीत सकते हैं। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश का जनता अभी तो होशियार हो रहे हैं, क्योंकि इसको एजुकेशन मिल रहा है, विकास के बारे में उसको पता चल रहा है, क्या डिफरेंस है, फर्क क्या है, सपा बसपा एंड बीजेपी का बीच में फर्क क्या है, विकास कौन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर टीम कौन कर रहे हैं, इसका तो समझ रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश का लोगों, उत्तर प्रदेश के जनता, उत्तर प्रदेश का वोटर्स योगी जी को चुनेंगे एंड मोदी जी को चुनेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का स्मरणोत्सव मेरठ क्रांति पर्व के अवसर पर राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने अखंड ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने मेरठ की उच्चीकृत वीथिकाओं का लोकार्पण और मेरठ क्रांति पथ का शिलान्यास भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य, पशुधन एवं डेयरी डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि मेरठ का राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नंबर 1 संग्रहालय है। गर्व की अनुभूति है आज कि मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ 1857 की, जहाँ से क्रांति की शुरुआत, और पश्चिम उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से वो लड़ाई लड़ी, शायद मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि पूरे देश में सबसे बड़ी लड़ाई 1857 की पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और हमने ही लड़ी थी। देखिए, हमें अपने पुरानी बातें, बहुत सी बातें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी। जो इतिहास के यहाँ जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने म्यूजियम को बनाया है, जिन्होंने उन्हें ये बातें बताई हैं, तो कम से कम हस्तिनापुर के बारे में भी कुछ बेहतर होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस बात को जान पाए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ताजनगरी आगरा में शुक्रवार से नदी उत्सव 2021 शुरू हो गया। नदी उत्सव कार्यक्रम के तहत भारतवर्ष की चिन्हित नदियों के स्थलों पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर ताजमहल और आगरा किला के बीच यमुना नदी के किनारे चंद्रशेखर पार्क में सांस्कृतिक, पर्यटन और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा नदियों और अपने आसपास के क्षेत्रों को कैसे स्वच्छ रखा जाए, इसके लिए नुक्कड़ नाटक और स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। आज नदी उत्सव का कार्यक्रम, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अजब पहल करी गई है पूरे प्रदेश भर में, कि जगह जगह जो भी नदियों के पास के शहर हैं उन सब शहरों में एक कार्यक्रम करा जा रहा है, जिसमें कि आपको लोगों को ट्राई करा जा रहा है कि लोग और नदियों के पास आएँ, उनकी ज़रूरतों को समझें, कैसे ये हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सब को समझें। ये मैं इसके लिए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। छोटे छोटे बच्चों का आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, जिससे हम सब लोगों को जागरूकता मिलती है, क्योंकि जब ये छोटे बच्चे कार्यक्रम करते हैं तो सबको समझ में आता है, और जब ये लोग टोकते हैं तो हमें समझ में आता है, हम पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि हमें ये करना है। तो इसलिए ये बहुत ही
अनूठा एक कार्यक्रम जगह जगह हो रहा है नदी उत्सव का, जिससे हम सभी को नदियों को साफ रखने की एक शिक्षा मिल रही है। आज का ये उत्सव जो आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके अंतर्गत आगरा में नदी उत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम को हम लोग आगरा किला और यमुना नदी के बीच में ताजमहल के बगल में आयोजित कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो स्वच्छता का संदेश है, वो खासकर जो नदियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर नदी महोत्सव मनाया गया है और ये यमुना नदी के तट पर चंद्रशेखर पार्क में मनाया गया है। इसमें हमें बताया गया है नदियों को कैसे साफ रखा जाए, नदियों के मतलब हमारी क्या भूमिका है नदियों की हमारे जीवन में, और ये हमने यहाँ पर एक नाटक के माध्यम से ये समझाया है कि नदियों को कैसे साफ रखा जाए, अपने आसपास कैसे स्वच्छता बनाई जाए। मिर्जापुर में मंडल स्तरीय 10 दिवसीय खादी मेला का समापन हुआ। खादी के प्रति उत्साह और हथकरघा के प्रोडक्ट की बिक्री को देखकर 5 राज्यों से आए व्यापारी और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से आए व्यापारी बहुत ही खुश रहे। खादी बोर्ड के सदस्य रमाशंकर शुक्ला ने बताया कि इन 10 दिनों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के सामानों की बिक्री हुई। इस मेले में कुल 80 स्टॉल लगाए गए थे। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल से प्रेरित इस मेले में दूर दराज से आए ग्रामीण लोगों ने खरीदारी की। आज हम लोग यह उद्देश्य है कि आज जो विगत का एक सप्ताह से यह कार्यक्रम चल रहा है खादी ग्राम उद्योग का, हम लोग का मैसेज देने का काम है कि अपने ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवा और युवतियाँ जो शिक्षित हों और बेरोजगार हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से लोन करा करके और काम और रोजगार उत्पन्न किया जाए, ये हम लोग का उद्देश्य है। आज इस समापन सत्र के दौरान जो आंकड़े आए बिक्री के, वो 1 करोड़ 20 लाख की बिक्री हुई है और आज के अकेले की बिक्री जो है 18 लाख की है। समापन सत्र के अवसर पर ये 18 लाख आज अकेले की बिक्री का है आंकड़ा। पिछले वर्ष जो है जो प्रदर्शनी हमारी लगी थी, उसमें 87 लाख रुपए 518 रुपए की बिक्री हुआ था। विगत 2 दशकों से सेवारत दूरदर्शन के लखीमपुर स्थित रिले केंद्र से मनोरंजन, समाचार, शिक्षा, सांस्कृतिक, पौराणिक और देश विदेश की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों को अब डिजिटल माध्यम से फ्री डिश पर और गुणवत्तापूर्ण दिखाए जाने के लिए सरकार ने और बेहतर माध्यमों को चुना है। इस संबंध में लखीमपुर दूरदर्शन रिले केंद्र के प्रभारी जयराम सिंह ने बताया कि नए डिजिटल माध्यम से दूरदर्शन के कार्यक्रमों को जनता की सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। हमीरपुर में खेलो इंडिया के तहत ब्लॉक स्तरीय उदीयमान खिलाड़ियों को निखारने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें दौड़ से लेकर एथलेटिक वर्ग के कई प्रकार के खेल शामिल किए गए। मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार वैश्य ने बताया कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जनपद के हर गांव में खेल के मैदान बनवाए जा रहे हैं। हमीरपुर जनपद में 2 मिनी स्टेडियम भी बनवाए जा रहे हैं। इसी के तहत जनपद के सभी ब्लॉकों तथा जिले स्तर पर सांसद खेल प्रतिस्पर्धा भी आयोजित कराई गई, जिससे कि ग्रामीण अंचलों में छुपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए मदद मिल सके। जो यहाँ पे खेल प्रतियोगिता हुई जो सांसद जी द्वारा करवाई गई, तो इससे हमें एक खेलने की जागरूकता मिलती है कि हमें खेल में किस तरीके से आगे जाना चाहिए। जिस तरीके से हम आगे जाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, हमारा जो माइंड होता है वो भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है। और जिस तरीके से हमारी मोदी जी चाहते हैं कि खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो मोदी जी वो दिन दूर नहीं है जब आप जिस तरीके से प्रतियोगिताएं करा रही, हमारा देश बढ़ेगा भी पढ़ेगा भी। मेरा खो-खो में फर्स्ट लगा, पूरी टीम जीती है, और कबड्डी में सेकंड लगा है, और 400 मीटर और क्या कहते हैं अभी जो गेम हुआ है उसमें आगे मतलब बढ़ने की स्कोप है बहुत, सारे बताए थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।